हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज में हमने मूल अधिकारों की 2 क्लासेस देखी हैं। तो उसी के तहत नेक्स्ट क्लास आज कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। तो आज हम मूल अधिकारों में अनुच्छेद 20 से शुरुआत करेंगे, जिसका शीर्षक है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर होती है तो केवल एफआईआर होने से ही वह व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं हो जाता है, जब तक कि उस पर जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू उसको कोई सज़ा वगैरह नहीं सुना दी जाती है, या तब तक जज ये ना कह दे कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है। तो किसी भी अपराधी व्यक्ति को भारतीय संविधान ने कुछ स्वतंत्रताएं दी हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, जो कि अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 20 क्लोज 1 कहता है कि अपराध करने के समय जो कानून था, अपराध करने के समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति जिसने मान के चलो कि 2020 में उसने मर्डर किया है या कोई चोरी की है, और उस समय चोरी की सजा मान के चलते हैं कि 6 माह थी, 2020 में मान के चलते हैं कि 2020 में जो चोरी की सजा थी वो 6 माह थी, और उसमें न्यायिक प्रक्रिया में आते आते अब 2022 में उसको समय लग गया है, और अब जो चोरी की सजा है मान के चलते हैं कि 1 साल कर दी है, चोरी की सजा 1 साल कर दी है, ऐसे मान के चलते हैं। तो उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो 2020 के कानून के तहत ही सजा मिलेगी। अर्थात जैसे 2020 में अगर 6 माह चोरी की सजा थी तो उसको 6 माह ही सजा मिलेगी, ना कि उसको 1 साल सजा मिलेगी। तो जिस समय जो कानून था, अपराध करने के समय जो भी कानून था, उस कानून के तहत ही सजा मिलती है किसी भी व्यक्ति को, ना कि उससे पहले बनने वाले कानून के तहत और ना ही उसके बाद में बनने वाले कानून के तहत। तो ये बात कहता है अनुच्छेद 20 क्लोज 1। इसके अलावा अनुच्छेद 20 क्लोज 2, अनुच्छेद 20 क्लोज 2 कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलती है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, एक ही बार सजा मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है और उसकी सजा वो भुगत चुका है, कोर्ट ने उसे उसकी सजा दे दी है, तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा से दंडित नहीं किया जाएगा या उसको दोबारा से सजा नहीं मिलेगी। ये बात कहता है अनुच्छेद 20 क्लोज 2। इसके अलावा अनुच्छेद 20 क्लोज 3 देखते हैं। अनुच्छेद 20 क्लोज 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध
न्यायालय में न्यायालय में गवाही देने के लिए गवाही देने के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है तो पुलिस जानबूझकर या जबरदस्ती उससे वह अपराध कबूल नहीं करा सकती है। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप कबूलो कि आपने ही अपराध किया है, आपने ही क्राइम किया है। इसके अलावा पुलिस के सामने अगर कोई व्यक्ति गवाही देता है तो वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकती है। ऐसा कानून है, भारतीय संविधान कहता है कि अगर पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दी है किसी भी व्यक्ति ने तो वो कोर्ट में एज ए विटनेस के रूप में वो नहीं पेश की जा सकती है। हाँ, सीआरपीसी के तहत अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी व्यक्ति ने अपराध को कबूल किया है तो उसको उसके तहत सजा मिल जाती है। अनुच्छेद 20 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। ऐसा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो दोबारा देख लेते हैं अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अगर किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध होता है तो तभी उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। दोष सिद्ध पाया जाना जरूरी है अगर उसको अपराधी घोषित करना है तो। और दोष सिद्ध होने के बाद में यानी अपराधी बनने के बाद में भी कानून ने उसे 3 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, 3 स्वतंत्रताएं उसे दी है। पहली स्वतंत्रता है कि अपराध के समय जो भी कानून था, यानी जिस वर्ष उसने अपराध किया था उस वर्ष उस अपराध की जो भी सजा थी वो उसी के तहत सजा मिलती है, ना कि वर्तमान बनने वाले कानून के तहत या आगे बनने वाले कानून के तहत। इसके अलावा जो दूसरी स्वतंत्रता उसे जो संविधान ने दी है कि अगर उसने एक बार अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलती है, यानी दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है। दोहरा दंड से यहाँ पे मुक्ति मिली हुई है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उससे अपराध कबूल नहीं कराया जा सकता है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 21 में दो बातें हैं इसमें, यानी किसी भी व्यक्ति को दो चीजों से विधि द्वारा विस्थापित प्रक्रिया के बाद ही वंचित किया जा सकता है
वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। दो चीजें हैं जिसे कानून बनाकर ही उस किसी भी व्यक्ति से वो छीनी जा सकती है, इसके अलावा नहीं। तो वो क्या है? जैसे सबसे पहला राइट टू लाइफ, यानी जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। इसके अलावा राइट टू पर्सनल फ्रीडम। राइट टू पर्सनल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये दो अधिकार ऐसे हैं जिन्हें कानून बनाकर ही किसी भी व्यक्ति से ये छीने जा सकते हैं, अन्यथा किसी भी स्थिति में नहीं। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में काफी विस्तृत अधिकार है ये, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई सारे अधिकार इसमें शामिल हैं। तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहला है विदेश यात्रा का अधिकार या विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार है, उसे विदेश यात्रा से जाने से नहीं रोक सकता है कोई। ये जो प्रावधान है 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बाद में ये जोड़ा गया था 1978 में। हुआ क्या था, मेनका गांधी जो कि संजय गांधी की वाइफ हैं, 1977 में पासपोर्ट ऑफिस ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। तो उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट कार्यालय से कारण पूछा कि आपने जो मेनका गांधी है उनका पासपोर्ट क्यों रद्द किया। तो इसका कोई उचित आंसर पासपोर्ट कार्यालय ने नहीं दिया और ना ही मेनका गांधी को सुना गया था कि क्यों उनका पासपोर्ट रद्द किया जा रहा है। इसका कोई वैलिड रीजन पासपोर्ट ऑफिस ने नहीं दिया था मेनका गांधी को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि मेनका गांधी को उनका पासपोर्ट लौटाया जाए। तो जो 1978 में है, 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले, बाद में इसको जोड़ा गया यूनियन ऑफ इंडिया। वाद का मतलब होता है केस, यानी एक तरफ इंदिरा गांधी और उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ ही केस कर दिया था, जिसे कहा जाता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें मेनका गांधी की जीत हुई थी क्योंकि अकारण ही, बिना कारण के ही पासपोर्ट कार्यालय ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। तो किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार है, बेरोक-टोक वो विदेश यात्रा कर सकता है। दूसरा अधिकार निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में जरूरी नहीं कि उससे जबरदस्ती उसकी जानकारियां हासिल की जाए, या पर्सनल लाइफ के तहत किसी भी कार्यालय में बिना अनुमति के एंट्री नहीं की जा सकती, पहले उससे एंट्री लेनी पड़ेगी कि हाँ अंदर आ सकता हूँ या नहीं। या किसी भी व्यक्ति के फोन की पर्सनल जानकारी नहीं निकाली जा सकती है।
या किसी व्यक्ति के बैग को नहीं छू सकते हैं निजता के अधिकार के तहत। तो ये सब गैर कानूनी है, ये निजता के अधिकार में ही शामिल है कई सारी चीजें, जिसे राइट टू प्राइवेसी भी बोलते हैं। इसके अलावा तीसरा अधिकार है इसमें अमानवीय व्यवहार। अमानवीय व्यवहार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। अमानवीय व्यवहार क्या होता है? अमानवीय व्यवहार ऐसा व्यवहार जो मानव के लायक न हो, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ पशुओं की भांति व्यवहार नहीं किया जा सकता है। मानव लायक या जो ऐसा व्यवहार जो मानव के लिए ही उपयुक्त है, वो ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाए, ना कि पशुओं वाला व्यवहार। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 में है। इसके अलावा इसमें अन्य अधिकार हैं, जैसे नींद लेने का अधिकार या सोने का अधिकार। अनुच्छेद 21 काफी बड़ा अनुच्छेद है। इसके अलावा इसमें भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, भोजन के अधिकार। इसके अलावा इसमें पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, शोर प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें और भी हैं, देखते हैं एक एक करके। और इसके अलावा इसमें डॉक्टर द्वारा घायल को अतिशीघ्र इलाज का अधिकार। और इसमें किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है, यानी अगर कोई घायल व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो पहले डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा, पुलिस कार्यवाही बाद में। अन्य अधिकार भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, मरने का अधिकार शामिल नहीं, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। राइट टू सुसाइड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की भी कोशिश करता है तो संविधान ने उसके लिए 1 साल की सजा निर्धारित कर रखी है, यानी सुसाइड अटेम्प्ट करने पर ही अगर वो व्यक्ति बच जाता है, मरने से बच जाता है, तो उसको 1 साल की सजा दी जाती है। और ये क्वेश्चन SSC GD ने भी पूछा था प्रीवियस ईयर में। तो मरने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि ये जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार के तहत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसमें अन्य अधिकार भी हैं कुछ, जैसे आवास का अधिकार, आवास का अधिकार। तो ये इतने अधिकार हैं जो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 को सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेटेड इसको किया जा चुका है, काफी बड़ा अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 21, इसकी व्याख्या इतनी सरल नहीं है, फिर भी मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, यानी किसी भी व्यक्ति को 2 चीजों से अगर वंचित करना है तो कानून ही बनाना पड़ेगा, एक तो राइट टू लाइफ और इसके अलावा राइट टू पर्सनल फ्रीडम। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 21 के महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। तो अनुच्छेद 21 का मूल संविधान में तो नहीं था, इसको कब जोड़ा गया?
86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था इसको। तो 2002 में इसको जोड़ा गया था और संविधान में संशोधन था 86वें नंबर का, 2002 में इसको जोड़ा गया। क्या है अनुच्छेद 21 में? अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, आरटी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। क्या कहता है अनुच्छेद 21 कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष की आयु, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का अधिकार है। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है तो उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार संविधान ने दिया है। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया था। आरटी इसको बोलते हैं, आरटी। तो ये जो लागू हुआ था ये काफी बाद में लागू हुआ, तो इसके लागू की डेट और देख लेते हैं। तो जो आरटी है, अगर पूछा जाता है कि आरटी यानी शिक्षा का अधिकार, आरटी, तो ये लागू कब हुआ था? आरटी लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 संपूर्ण भारत में। यानी जो आरटी है, जो शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार जो बना था, शिक्षा का अधिकार। अगर प्रश्न आता है कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना, तो ये बना था 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बना था वो 1 अप्रैल 2010 को बना था। यह संपूर्ण रूप से इसको 1 अप्रैल 2010 में भारत में लागू कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो 21 का महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद 22 देख लेते हैं। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। किसी भी गिरफ्तार हुए व्यक्ति को भी संविधान ने कुछ स्वतंत्रताएं दी हैं जो कि अनुच्छेद 22 में दे रखी हैं। गिरफ्तारी में और जो अपराधी होता है उसमें अंतर होता है। अपराधी तब घोषित होता है तब उस पर कोई जो है दोष सिद्ध हो जाता है, उससे पहले की प्रोसेस गिरफ्तारी होती है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को भी संविधान ने स्वतंत्रताएं दी हैं और अपराधी को भी कुछ स्वतंत्रताएं दी। तो अनुच्छेद, जैसे कि हमने अनुच्छेद 20 में देखा था, अपराधी को कुछ स्वतंत्रताएं थी। अब अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति पर अरेस्ट हो गया उसको कुछ स्वतंत्रताएं दी हैं जो कि अनुच्छेद 22 में। तो देखते हैं इसको। अनुच्छेद 22 दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, यानी गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य गिरफ्तारी,
सामान्य गिरफ्तारी, या जिसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेक्शन, प्यूनिटिव डिटेक्शन, प्यूनिटिव डिटेक्शन। और एक होती है निवारक निरोध के, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेक्शन, प्रिवेंटिव डिटेक्शन, प्रिवेंटिव डिटेक्शन। तो हम यहाँ पे केवल जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 में वैसे तो दो प्रकार की गिरफ्तारियों की बात करता है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसको देख लेते हैं, यानी सामान्य गिरफ्तारी को देख लेते हैं। तो सामान्य प्रोसेस के द्वारा गिरफ्तार हुए व्यक्ति को संविधान ने कुछ स्वतंत्रताएं दी हैं, यानी प्यूनिटिव डिटेक्शन के तहत जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसको संविधान ने कुछ स्वतंत्रताएं दी हैं, तो उसको देख लेते हैं। सामान्य गिरफ्तारी के तहत जो स्वतंत्रताएं हैं वो क्या है? सामान्य गिरफ्तारी के तहत स्वतंत्रताएं, सामान्य रूप से जो गिरफ्तार हुआ है, जैसे वाद विवाद, कोई हल्का फुल्का वाद विवाद हो जाता है, निवारक निरोध में जो आते हैं, जैसे आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कुछ केस होते हैं वो इसमें आते हैं। सामान्य गिरफ्तारी के तहत गिरफ्तारी, तहत गिरफ्तारी। अब इसके तहत गिरफ्तार हुए व्यक्ति को संविधान ने कुछ स्वतंत्रताएं दी है, वो कौन कौन सी हैं? तो अगर कोई व्यक्ति सामान्य गिरफ्तारी के तहत गिरफ्तार हुआ है, सामान्य गिरफ्तारी के तहत गिरफ्तार हुआ है, तो उसे पहली स्वतंत्रता क्या है? पहली स्वतंत्रता यह है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। यानी अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर हुई है और पुलिस उसे अरेस्ट करती है, तो पुलिस जो है सबसे पहले उसे उसका कारण बताएगी कि आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है, तो गिरफ्तारी का कारण उसको बताया जाएगा। इस स्वतंत्रता संविधान ने दी है। दूसरा, उस व्यक्ति को अपनी रुचि, उस व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने का अधिकार है, परामर्श करने का अधिकार। यानी व्यक्ति स्वेच्छा से जिस वकील को चाहे वो हायर कर सकता है। तीसरी जो स्वतंत्रता है, 24 घंटे के अंदर, अगर व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर, अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है व्यक्ति को, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय, निकटतम न्यायालय यानी कोर्ट में, न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा। ये जरूरी है, उपस्थित किया जाएगा, निकटतम न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा। और अगर मान के चलो उसे जैसे शनिवार में गिरफ्तार किया है, सैटरडे में, और अगले दिन संडे है, तो इसको छोड़कर, और अगर यात्रा करने में ज़्यादा समय लग रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है, तो उस समय को छोड़कर ये अवधि दे रखी है 24 घंटे की। 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम जज के सामने पेश किया जाएगा, ताकि जज उसकी गिरफ्तारी का कारण जान सके। और यहाँ पे अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है अरेस्ट उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए, तो यहाँ पे काम करती है जो हमारी रीट है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है, तो हैबियस कॉर्पस का सहारा लेकर हम उस व्यक्ति को छुड़ा सकते हैं, हैबियस कॉर्पस का। यहाँ पे हैबियस कॉर्पस भी काम करती है। तो 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है, दो प्रकार की गिरफ्तारी की बात करता है, सामान्य गिरफ्तारी, निवारक निरोध गिरफ्तारी। निवारक निरोध गिरफ्तारी इसको बाद में देख लेंगे, पहले सामान्य गिरफ्तारी यहाँ पे जरूरी है। सामान्य गिरफ्तारी में जो
स्वतंत्रताएं दी हैं वो 3 है कि गिरफ्तारी का उसको पहला जो स्वतंत्रता है वो ये है कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, वो अपनी रुचि के अपनी इच्छा के वकील से परामर्श कर सकता है, वकील को हायर कर सकता है। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसको पेश किया जाए। तो इस तरह से ये अनुच्छेद 22 कंप्लीट। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।